तो जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास लेने के लिए इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास में आ चुके हैं। और आप ये बात जानते हैं कि हम लोग जो है हर वक्त इस दिन आपसे मुलाकाती किस्म का जो है हमारा एक इन्वायरमेंट सेटअप हुआ था, जिसके थ्रू हम आप लोगों को जो है लेके चल रहे थे, आपके सिलेबस को आगे लेके चल रहे थे। अब चूंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन सिचुएशन है, तो इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर मुमकिन नहीं है कि हम स्टूडियो जा सकें और वहां से आप लोगों के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकें अपने लेक्चर्स को। तो अब हमने क्या किया है कि हमने जो है आप लोगों की आसानी के लिए और आप लोगों के अपने आप लोगों के जो कोर्स है उसको आगे मजीद कैरी करने के लिए और आप लोगों को जो है आपकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमने जो है लाइव लेना शुरू कर दिया आप लोगों को अपने घरों से, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि बेसिक जो मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं उसमें मैं आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करके आता हूं और इन स्लाइड्स के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैक्सिमम लेवल तक जो है आप लोगों को समझा सकूं कि जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं। और मेरे जो बेसिक टूल्स हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, मेरा जो बेसिक कहने के मेथड है जिसको मैं लेके चलूंगा इस थ्रू, वो यही है कि तो स्लाइड्स के ऊपर सब कुछ अवेलेबल होगा आप लोगों को, तमाम चीज़ें आप लोगों की जो है वो मैंशन की होंगी, मैंने तमाम के तमाम कंटेंट जो है वो रेडी होगा। इसके साथ साथ मैं अपनी जो स्लाइड्स हैं इनके ऊपर ना सिर्फ जो है आप लोगों को मतलब रिटन फॉर्म के अंदर जो है चीज़ें दूंगा, अपने जो है स्लाइड्स के अंदर मैंने एनिमेशंस का बेतहाशा इस्तेमाल किया होता है, आप देखते भी हैं इस बात को। और इसके साथ साथ मैं जो है आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ नई चीज़ जो है आप लोग जो है इवन के थ्रू वीडियो, मैंने आपके लिए 2 वीडियोज इसमें रखी हुई हैं आज के लेक्चर के अंदर। एक वीडियो आपकी जो है वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट होगी, जिसमें कि आप टॉपिक से रेलिवेंट अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करेंगे। और दूसरी वीडियो जो कि हम लेक्चर के लास्ट में देखेंगे वो बेसिक तौर पर वीडियो जो है वो केमिस्ट्री को और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को और केमिस्ट्री सकता है इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो है अपने इन्वायरमेंट के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ इस इन्वायरमेंट में छुपी जो चीजें हैं उनको जान सकते हैं। तो ये बेसिक तौर पे मैं उस वीडियो के थ्रू जो है शो करूंगा और आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि ओवरऑल प्योर साइंसेस के हवाले से भी और मजीद स्ट्रॉन्ग करूंगा, ठीक है। सो ये तमाम के तमाम आज के लेक्चर में होगा, तो आपने दोनों वीडियोस मिस नहीं करनी। एक वीडियो मैंने आपको बताया कि आपके जो है टॉपिक से रिलेवेंट होगी और दूसरी वीडियो जो है वो ओवरऑल एक जेनेरिक किस्म की केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है एक वीडियो होगी, जिसमें कि मैं जो है आप लोगों को साइंस और स्पेशली जो हमारे पास केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री भी वो केमिस्ट्री जो लाइफ से रिलेटेड है, बायो केमिस्ट्री, उस हवाले से थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा और उसमें कुछ चीज़ें नई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है आपको दिखाऊंगा। सो आई थिंक गालिबन यही के सोल्यूशन जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना जो केमिकल है वो डाल रहे हैं ताकि इनका जो केमिकल है कंप्लीटली तौर पर डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। सो ये भी आपने देखा। अब आगे चलते हैं और आज जो हम इस वक्त इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे उसमें एक तो हमने कल एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो था यानी मास नंबर जिसको हम सिंपली कहते हैं, इसको हमने डिफाइन कर लिया था, लेकिन मैंने आपको इतना ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया था। सो एक तो ये कि मैं आप लोगों को जो है एक तो ये कि मैं मजीद डिस्कस करूंगा, ठीक है, इस हवाले से क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से मजीद आपको ब्रीफ करूंगा और कुछ बताऊंगा और उसके साथ जो है फिर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात भी करूंगा। सो बहुत से स्टूडेंट्स इस पर जो मेरे साथ हैं वो एक्टिविटी के मतलब बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने मतलब आज जो है आपको 12 बजे तक एक एक्टिविटी दी थी, लेकिन मैं उसका रिजल्ट प्रिपेयर नहीं कर सका। मैंने आपको बताया कि जी थोड़ी लोड शेडिंग के हवाले से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम था, तो उस वजह से फिर मैं अपने स्लाइड्स प्रिपेयर करने लग गया, तो इसलिए जो है वो नहीं प्रिपेयर हो सका। मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी थी, इंशाल्लाह रात 9 बजे मैं आप लोगों का वो रिजल्ट भी डिस्प्ले कर दूंगा आप लोगों को। वर्ड फाइंडिंग, वर्ड हिडन वर्ड्स वाली जो एक्टिविटी थी वो भी हम जो है कवर कर लेंगे और कल भी हमारा एक प्लान है एक एक्टिविटी करने का, उसके लिए भी मेरे पास एक स्लाइड मौजूद है, वो मैं आपको उसमें जो है ब्रीफ करूंगा। सो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। बेसिकली तौर पे इस वक्त जो मैं आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा हूं वो क्या है, देखो अगर हमें एटॉमिक नंबर के हवाले से बात करनी है, अगर हमें जो है एटॉमिक मास के हवाले से जो है एटॉमिक मास के हवाले से, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हवाले से अगर हमें बात करनी है, ठीक है। सो बेसिकली तौर पे हमें पता होना चाहिए कि एटम जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, किन किन पार्ट्स में मुश्तमिल है एटम, ठीक है। सो अगर एटम के पार्ट्स को आपने जानना हो तो ये जो मैंने स्लाइड आपके लिए बनाई है और इसमें जो मैंने एनिमेशन का इस्तेमाल किया है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि मैं बता सकूं कि एटम जो है उसके अंदर उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें क्या कुछ मौजूद है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं स्लाइड के थ्रू कि बेसिकली तौर पर एटम जो है वो 2
पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सेंटर में जो आपको बॉल्स दिख रही हैं जो कि ऑलमोस्ट येलोइश टाइप ऑफ जो है हम कह सकते हैं, और दूसरी जो है ऑलमोस्ट ग्रे टाइप की बॉल्स हैं, ठीक है। ये तो जो हमारे पास बॉल्स हैं, ठीक है, ये शो करती हैं किस चीज को, न्यूक्लियस को। और आप ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है, जिसमें कि दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो सेंटर के अंदर हमारे पास एटम के न्यूक्लियस होता है, इट इज द मेजर मतलब फर्स्ट पार्ट, यानी आप कह सकते हैं कि मेजर पार्ट, जिसके ऊपर सारा के सारा जो एटम का मैस है वो रिलाई करता है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द अराउंड इसके पाथ्स होते हैं, कह सकते हैं रोड होते हैं, ठीक है। सो मोटरवे टाइप, ठीक है, कि जिसमें हम कहते हैं शेल, ठीक है, या ऑर्बिटल्स जिनको हम नाम दे रहे होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स या शेल जिनको हम कहते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो आप ये बात देख सकते हैं कि इस स्लाइड के थ्रू और इस एनिमेशन के थ्रू दो तरह के हमारे पास जो हैं, दो हमारे पास बेसिकली तौर पे पार्ट्स हैं एटम के। एक हमारे पास है न्यूक्लियस और दूसरा हमारे पास है ऑर्बिटल्स या शेल्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे दो तरह के पार्टिकल्स जिसमें हम कहते हैं प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द क्या कहते हैं न्यूक्लियस, क्या कहते हैं कंटेनिंग न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स में या शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक हो गया। सो आगे चलते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं आपसे कहूंगा कि आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों के इस वक्त क्वेश्चंस जो है उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाऊंगा, और मैं आप लोगों को आपकी क्वेश्चंस को देखते हुए आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं हमने एक सिनेरियो डेवलप किया हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक मैं आप लोगों से खुद ही कह देता हूं कि आप मुझसे इस हवाले से कुछ क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आप लोग जो है जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूं आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए। सो कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों से खुद कहूंगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा आपने जो है कूल एंड काम रहना है, और अपने जो है ना क्या कहते हैं जो आपके अंदर क्या कहते हैं क्वेश्चंस, जो क्यूरियोसिटी आपकी है, ठीक है, उसको कायम दायम रखना है। और उसके बाद फिर जो है जब मैं आप लोगों से कहूंगा तो आप लोग धड़ाधड़ क्वेश्चंस करिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बेसिक तौर पे इसमें दिखा दिया कि एटम के दो पार्ट्स हैं। एक बेसिक तौर पे हमारे पास है न्यूक्लियस जिसमें कि ये जो है पार्टिकल्स मौजूद हैं, और ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं ये अराउंड द न्यूक्लियस शेल है जो कि ऑर्बिटल कहलाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आगे मूव करते हैं, भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, मैंने कल आप लोगों को एटॉमिक नंबर जो है डिफाइन करके दिया था, आज मैं फिर से उसको डिफाइन भी करूंगा और उसको जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इलस्ट्रेट भी करूंगा, समझाऊंगा भी, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिक तौर पे, हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि हम कह सकते हैं कि किसी एक एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की हवाले से मैंने उसकी डेफिनेशन मैंने राइट की हुई है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। किसी एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इसको हम जो है क्या कहते हैं, इसको हम सिंपली तौर पे जो है एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम जी से, कैपिटल जी से जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपने ये याद रखना है, सिंपल वर्ड्स में सिर्फ एक दो तीन कहने के मैक्सिमम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 या 10 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक डेफिनेशन है, इसको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों ने इस डेफिनेशन को जरूर कर लेना है, ठीक है, और इसको जो है आप लोग आसानी से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल जी के साथ इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिक के तौर पर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम किसी एक एटम को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एटम कौन सा है, इसका नेम क्या होगा। बेसिक तौर पे एटॉमिक नंबर जो है इसको हम, इसका दूसरा नेम हम रखते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये है आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो जैसे मैं हूं फरहान, ठीक है, आप सब बैठे हुए हैं, फातिमा, फहद और इसके अलावा बहुत से और स्टूडेंट होंगे, ठीक है, मनाहिल, ठीक है, उसके अलावा रेहान, अरशद, आयशा, ये तमाम स्टूडेंट्स बैठे होंगे मेरे सामने, ठीक है। सो जो आपके पर्टिकुलर नेम है ना, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन है। मतलब कोई अगर मुझे दूर से मतलब दूर से मुझे क्या मतलब एवं कहेगा फरहान, तो जाहिर सी बात है मेरा नेम है, तो मैं कहूंगा कि यार मुझे कोई बुला रहा है, तो मैं जरूर देखूंगा उस तरफ देखूंगा, ठीक है। सो बेसिकली तौर पे नेम्स जो है हमारे, वो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर एटम जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेस पर हम किसी एक एटम जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पर्टिकुलर ये एटम है, ठीक है। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 है तो ये एटम होगा, एटॉमिक नंबर 7 है तो ये एटम होगा, एटॉमिक नंबर 10 है तो ये एटम होगा। सो बेसिकली हर एक एटम जो है, हर एक एलिमेंट जो है उसका एक यूनिक एटॉमिक नंबर है, और इस एटॉमिक नंबर के थ्रू ही हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक हो गया भाई। सो इससे आगे जो है फर्दर मूव करते हैं, और इसके बाद मेंशन मैंने किया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे मेंशन किया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 1, Z इज इक्वल टू 1 मैंने मेंशन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है। इसको मैं कैसे बताऊंगा आप लोगों को, जरा अगर जो है थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। मेरे पास एनिमेशन है इसके लिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर को रिफ्लेक्ट करने के लिए मेरे पास एनिमेशन मौजूद है, आप जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एटॉमिक मैस को डिफाइन करके मैं एनिमेशन की तरफ जो है चला जाऊंगा, एनिमेशन जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। सो ये चले, आप अगर कहते हैं तो मैं एनिमेशन आपको दिखा देता हूं पहले, ठीक है। ये बेसिक तौर पे मैंने एनिमेशन जो है चूज की है अपने लिए कि आपको बता सकूं कि एटॉमिक नंबर जो है वो किस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो Z इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और Z इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। आप देख भी सकते हैं कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है, ठीक है। सिंगल एक प्रोटॉन मौजूद है। सो एक प्रोटॉन क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। 6 क्यों है, आप इसे काउंट कीजिएगा। यहां पर जो बॉल्स आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, ग्रीन बॉल्स आप देखेंगे, ये टोटल 6 होंगी, ठीक है। ये 6 नंबर ऑफ जो है वो ग्रीन बॉल्स हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि 6 प्रोटॉन इसके अंदर मौजूद है, सो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। सो ऑक्सीजन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें भी जो ग्रीन बॉल्स इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद हैं, ये भी कितनी है, 6 हैं, ठीक है। सो 6 बॉल्स हैं ग्रीन, ठीक है। सो हम कहते हैं कि सिंपली तौर पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, नॉट 6, 8 है, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, विल डिफाइन द एटॉमिक नंबर व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। अब मैं आपके क्वेश्चन जरूर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एटॉमिक मैस भी साथ में ही मैं क्लियर करता चलूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। एटॉमिक मैस क्या होता है, बेसिक तौर पे हम कहते हैं मैस, जो मैस नंबर या एटॉमिक मैस हमारे पास क्या है, मैस नंबर इज द नंबर ऑफ यानी सम ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। किसी एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है यानी टोटल है, ठीक है, इसको कलेक्टिव जो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास मैस नंबर कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम मैस नंबर कहते हैं, ठीक है। इसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, और जब भी हमें ए को यानी एटॉमिक मैस को निकालना, मैस नंबर को निकालना हो, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम करते हैं। इसका फार्मूला मैंने दिया हुआ है आप लोगों को कि Z जो है हमने कहा था एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। सो प्रोटॉन और N मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है इक्वल टू A होगा। A विल रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक मैस, ठीक है। एग्जांपल के लिए फिर से हम जो है उसी स्लाइड पर चले जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन A इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है न्यूक्लियस में, सो इसका एटॉमिक मैस भी 1 होगा। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में जो सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन रेड बॉल्स का जो है साथ शो किया हुआ है, ये भी 6 हैं। सो 6 + 6 विल बिकम्स 12, तो 12 इसका एटॉमिक मैस है। इस तरीके से ऑक्सीजन की बात हम करते हैं तो ग्रे बॉल्स और ग्रीन बॉल्स यहाँ है, ठीक है। ग्रे और ग्रीन बॉल्स जो है ये टोटल 8 हैं, तो इनका सम इक्वल्स टू 16 होता है। अब मैं आगे क्वेश्चंस लूंगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस को लेके। कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। सर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव करते, ठीक है भाई।
इलेक्ट्रॉन जो है क्यों मूव नहीं करते, क्या कहते हैं, एक डायरेक्शन के अंदर, उसकी रीजन है। ठीक है, देखो आप लोग अभी थोड़ी सी छोटी क्लासेस के अंदर हो, मैं सिंपली आपको ये बता देता हूं कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं ना, सो चार्ज पार्टिकल के मूव करने से क्या होता है कि उनके इर्द गिर्द उनके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, सो होता यह है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के अंदर सुइयां मूव कर रही ना, वैसे मूव करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके बिल्कुल अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट मूव करेगा, सिर्फ इसलिए कि जो एक इलेक्ट्रॉन पहले जो इस तरफ मूव कर रहा था, इससे जो हम कह लेंगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। अगर ऐसा हो कि एटम का इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाए और रहता हो, ठीक है, सो हम यहां पर इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं, हमारा मुमकिन नहीं है कि हम जो है एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑपोजिट वे में मूव करते हैं। ये थोड़ी बड़े लेवल की बातें हैं, सो आप लोग जब जाएंगे फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आपको खुद समझ आ जाएगी उस वाले से। ठीक है सर, पिक मैंने सॉल्व कर ली थी एक्टिविटी वाली, और बट सेंड नहीं कर रहा हूं। क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे? आतिफ कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा, इन ईच अदर। अच्छा सर, टेल मी लिटिल बिट अबाउट हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। भाई मुकद्दस, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की आपने पूछी है बात, तो आज मेरे पास एक वीडियो है। कल भी मैंने एक वीडियो डिस्प्ले की थी मुकद्दस, आई थिंक मुकद्दस ताहिर आप हैं। कल भी मैंने एक वीडियो डिस्प्ले की थी केमिस्ट्री को लेके, और आज भी मैं आपके लिए एक हिस्ट्री बेस्ड जो है केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आऊं, उसमें मजीद क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, एटॉमिक मैस रिपीट कर दें, ज़ैनब कह रही हैं। एटॉमिक मैस को हम कहते हैं कि एटॉमिक मैस इज द नंबर दैट इंडिकेट्स, हम सिंपली अगर इसको मैं कॉम्प्लिकेट ना करूं ज़ैनब, तो मैं सिंपल अगर आपको डिफाइन करने दूं तो मैं कह सकता हूं कि बेसिकली एटॉमिक मैस जो है ये सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो न्यूक्लियस है ना, इसमें दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। ठीक है, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इनके सम को हम कहते हैं ये हमारे पास एटॉमिक मैस है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम कहते हैं ये हमारे पास है एटॉमिक मैस। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम इसी के तौर पे हमारे पास ये क्या होगा, बेसिकली इट इज क्या कहते हैं, एटॉमिक मैस या मैस नंबर इसको कहते हैं। सर एटॉमिक मैस वाली स्लाइड रिपीट कर दीजिएगा। एटॉमिक मैस वाली स्लाइड देखो, मैंने आपको भी सिर्फ हाफ गाइड किया है, अभी मैंने एग्जांपल आपको नहीं समझाई। ठीक है भाई, एक तो ये गनवा मैंने अभी तक आपको एग्जांपल नहीं समझाई, मैंने सिर्फ ऊपर वक्त थोड़ा सा समझा है। मैस नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज मैस नंबर। फिर मैंने कहा था मैस नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, ए से, कैपिटल ए से, और इसका जो फॉर्मूला है वो है Z प्लस एन, यानी Z इज द एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन को शो करता है, और स्मॉल एन बेसिक तौर पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो करता है। तो n प्लस Z यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये इक्वल टू मैस नंबर होगा। ठीक है, सो मैस नंबर जो है ये बेसिक तौर पे होता है, और एग्जांपल बस मेंशन की भी आगे। सर इज इट इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एज Z? ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाए। देखो ये कन्वेंशन है, यूनिवर्सली तौर पे हम इसका मतलब वर्ल्ड वाइड इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि कन्वेंशन बन चुकी है। जितने भी बुक्स हैं उसके अंदर एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मैस को Z और A से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसी को मानना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं किस, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की इक्वलिटी के बारे में हम नहीं कहते कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली तौर पे इक्वल होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली तौर पे इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, हम ये नहीं कहते। हाँ, ये बात जरूर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। देखो कोई भी एटम जो है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। किसी भी एटम के ऊपर एज अ होल कोई चार्ज नहीं होता। उसकी रीजन सिंपली ये है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, सो सर व्हाट इज द इवेंट टुमारो? भाई ये भी अभी बताना है मैंने आपको। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर जेवेरिया। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, जाहिर सी बात है एटम का हिस्सा है, इसलिए तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आता है। यस, योर एफर्ट्स ऑन स्लाइड्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच गनवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एटॉमिक मैस रिपीट कर दें, जीशान, एटॉमिक मैस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो जल्दी से जो है हम आगे चलते हैं। अब बहुत से मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, अब मैं चाहता हूं कि मैं आगे चलूं और आप लोगों को जो है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्लाइड्स जो है वो दिखाऊं। सर मैस नंबर की समझ नहीं आ रही, महानूर कह रही हैं। सो मैस नंबर बेसिकली टॉपिक क्या है? मैस नंबर का मतलब ये हुआ किसी एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनके नंबर्स का सम। ठीक है, यानी कि अब देखो ना, मैंने आपको ये स्लाइड्स जो दिखाई थी ये इसलिए दिखाई थी ना,
देखो कि जो ग्रीन बॉल्स हैं यहां पर देख लो, ये प्रोटॉन, और जो रेड बॉल्स हैं दे आर न्यूट्रॉन, ठीक है। सो प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6 हैं, 6 और 6 को जमा करते हैं तो 12 होते हैं, तो एटॉमिक मास इसका जो है क्या हो गया, ये मास नंबर हमारे पास क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। सो मुकद्दस कह रही है सर न्यूक्लियस भी अपनी जगह पर स्पिन करता है, न्यूक्लियस नहीं करता, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी करते हैं, ठीक है, ये भी स्पिन करते हैं, ठीक है भाई। आगे चल सकते हैं भाई आप लोग, अगर आप कहते हैं तो आगे चलते हैं। सर एटम किसने इन्वेंट किया था, बड़ी बड़ी बात कर दी है कुमैल, ये जो है आपने ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, ये ऑलमोस्ट 14-15 सेंचुरीज की बात है, तब से ये एटम चलता हुआ आ रहा है, और हम कहते थे कि जो कोई भी चीज हमारे पास नेचर में मौजूद है सब के सब जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। डाल्टन की बात यहां पर की है सैयद ने, थोड़ा सा जो है उस हवाले से जो है बताया है, ठीक है, कि भाई डाल्टन ने की थी, तो डाल्टन ने जो है एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, ये बहुत बाद की बात है, इससे पहले ही जो है एटम के हवाले से बात बहुत की जा रही थी। अच्छा ये कल का इवेंट है, कल के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है, कि भाई कल क्या इवेंट होने वाला है। सो बेसिकली तौर पर ये हमारा कल का इवेंट है, कल मैं 5 बजे आप लोगों के लिए लाइव होऊंगा, और बेसिकली हमने जो है करना क्या है, करना सिंपली ये है कि हमारे पास जो है कुछ ऑलमोस्ट 20 to 25 MCQs होंगे, मैं आप लोगों के लिए वो लॉन्च करूंगा। 5 बजे के बाद हमने लाइव होना है, हमारा एक कह सकते हैं कि ये 1 से 1.5 घंटे का सेशन चल सकता है, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों को MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आप उनका आंसर करोगे, और उनके आंसर के थ्रू जो स्टूडेंट जो है मुझे ठीक आंसर देगा उसे हम जो है फ्री लोड करवाएंगे, ठीक है। उसको हम उसके मोबाइल नंबर ले लेंगे, उसके हमारे कुल मेंबर जो है मेरे साथ होंगे वो उनका मोबाइल नंबर ले लेंगे, और उसके बाद फिर जो है ना उनको उनके नंबर के ऊपर जो है बैलेंस करवा दिया जाएगा, ठीक है। सो बेसिक तौर पे ये कल की हमारी एक्टिविटी है जो कि हमने कल लाजमी करनी है, ठीक है। सो आप लोगों ने इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है, और आप लोग जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूर शो कीजिएगा। अच्छा मरियम आसिफ फिर से पूछ रही है एटॉमिक नंबर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक नंबर बेसिक तौर पर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो न्यूक्लियस का हिस्सा होते हैं, वो हाफिजा न्यू स्टूडेंट वेलकम करते हैं आपको भाई। MCQ किस बारे में होंगे, सो MCQ जो है वो जनरल होंगे, बेसिक मैथ और बेसिक साइंस से रिलेटेड, ठीक है, और समहाउ इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। बेसिक मैथ, बेसिक साइंस और इंग्लिश से रिलेवेंट होंगे, बहुत आसान। जैसे मैंने आप लोगों के लिए IQ टेस्ट जो है प्रिपेयर किया था ना, आप लोगों के लिए आपने शायद दिया होगा, आप में से बहुत से लोगों ने दिया होगा, इजी होंगे, और आप में से बहुत से लोगों ने जो है वो लाजमी दिया होगा। IQ टेस्ट जो मैंने आप लोगों का लिया था उसी से रेलेवेंट ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसी से रेलेवेंट ही जो है क्वेश्चंस मैं लूंगा, ठीक है भाई, उसी से रेलेवेंट जो है मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, और आप लोग जो है मुझे है क्या कहते हैं आंसर कीजिएगा, तो उसके थ्रू मैं आप लोगों को क्या कहते हैं उसे गिफ्ट आप लोगों के मोबाइल सेट के ऊपर आपको लोड करके भेजूंगा। टाइम कितना होगा, टाइम भी बता दूंगा उसी वक्त ही कि कितने टाइम आपको जो है दिया जाएगा उन MCQs को सॉल्व करने के लिए। 5 बजे मैं कल लाइव होऊंगा, ठीक है। सो इस वक्त आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने इस लेक्चर के इख्तिताम पर एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो भी देखनी है, सो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहेगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हमने आज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बाद रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करनी है, जो कि हमारा मेजर आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसे हमारा आज का मेजर टॉपिक है। और हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड जो हमारे पास मिक्सचर एंड कंपाउंड का जो हमारे पास टॉपिक था ना, मैंने आपको बताया भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। तो उसके बाद ये जो है हमारे पास टॉपिक इस वक्त मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का, मतलब कि आपके इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके जो है इस चैप्टर का। सो जरूर आप लोगों ने इसको भी प्रिपेयर करना है, और मैंने आपको बताया था कि मैं इसको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ आप कह सकते हैं कि एक मेरे पास वीडियो है, मैं इस वीडियो के तहत आप लोगों को समझाऊंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। पहले मैं इस रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, मतलब वीडियो, और उसके बाद फिर जो है मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा रिलेटिव एटॉमिक मास की, और उसकी एग्जांपल्स जो है आप लोगों के सामने कोट करूंगा, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो वर्ड रिलेटिव है और एटॉमिक मास है, इस तमाम टर्म्स को मैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो आप लोग वीडियो पे फोकस कीजिएगा, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन दोबारा से लूंगा। कोई कंफ्यूजन पहले ही वाली रह भी गई है तो आप मुझसे दोबारा रिपीट करवा लीजिएगा, मैं कर दूंगा।
सो इस वक्त देखो, अगर हम बात करते हैं किसी एक एटम की, ठीक है, किसी एक एटम की अगर हम बात करते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या हम किसी एक एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। देखो, आप ये बात जानते हो कि एटम बहुत छोटा है। इस छोटे से एटम को अगर मैं आप लोगों के सामने शो करना चाहूं या आप लोगों को इमेजिनेट करना चाहूं कि भाई एटम कितना छोटा होता है, तो मैं आपसे कहता हूं जो सिंपल आप लोग एक पेंसिल से डॉट लगाते हैं ना, एक सिंपल पेंसिल से अपने पेपर के ऊपर डॉट लगाते हैं, सो उस डॉट के अंदर, छोटे से सर्कल के अंदर भी 2 बिलियन ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, छोटे से जो डॉट आप लोग लगाते हैं ना पेपर के ऊपर, ठीक है, इसके अंदर भी 2 बिलियन ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इतने से छोटे पार्टिकल, इतने से छोटे जो है डॉट के अंदर भी हम कहते हैं 2 बिलियन ऑफ एटम्स होते हैं। तो इतना छोटा एटम है, इतना छोटा सा साइज का पार्टिकल है। सो इस छोटे से साइज के पार्टिकल जो है, इसके मैस को डायरेक्टली तौर पे मेजर करना या कोई इंस्ट्रूमेंट लेके चलना जिसके थ्रू हम इस छोटे से साइज ऑफ पार्टिकल के एग्जैक्ट मैस को कैलकुलेट कर पाए, मुमकिन नहीं है। ठीक है, सो हम करते क्या है कि फिर एटम के मैस को लोकेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम किसी दूसरे एटम को एज अ स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसके कंपैरिजन के थ्रू बाकी एटम्स का मैस फाइंड करते हैं। इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, कि जिसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर हम एक एटम को एज अ स्टैंडर्ड मानेंगे और उसको कंपेयर करते हुए, यानी उसके साथ कंपेयर करते हुए बाकी एटम का मैसेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास तराजू हो, मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ये तमाम चीजें हैं भी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं आपको जस्ट ओवरऑल, ताकि आप लोग वीडियो देखें तो आपकी आसानी हो। एक तराजू है, ठीक है, इसके एक पलड़े के अंदर आप जो है एक बाट रखते हैं 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, और दूसरी तरफ आप लोग लेट्स सपोज चावल डालते हैं। जैसे ही ये बैलेंस हो जाता है तो आप कहते हैं कि ये भी 2 किलो हो गया, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस था वो 2 किलो का बाट था। ठीक है, सो सिमिलर वे के अंदर हम एक एटम रखेंगे एज अ स्टैंडर्ड और उसके कंपैरिजन के थ्रू बाकी एटम्स जो हैं उनका मैस निकालेंगे। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को या इस तरह से निकलने वाला जो मैस होता है किसी एक एटम का, इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। अब वीडियो देखेंगे, साथ में आपको मैं बताता रहूंगा और ये आप लोगों को और मजीद गाइड करेगी कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। मैस ऑफ अ सिंगल एटम कैसे निकाला जाए, क्या उसके लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है? ऐसा नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उस वक्त नहीं था कि जिसके थ्रू हम एटम का डायरेक्टली मैस निकाल सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज ए ऑब्जेक्ट जो है ये 12 केजी का है। ठीक है, ये एक जो पहला ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये 12 केजी का है और बी ऑब्जेक्ट का मुझे नहीं पता कि ये कितना है। ठीक है, ये अननोन है। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने जो है मिस्टेक हो गई है ना भाई, यहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास कितना है, ये एक ऑब्जेक्ट बेसिक तौर पे हमारे पास 12 केजी था और दूसरा जो ऑब्जेक्ट था ना, ठीक है, यहां पर देख लें, मैं जरा थोड़ा सा इसको आगे कर लूं। हाँ भाई देखो, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ए ऑब्जेक्ट जो है इसका मैस मुझे पता है ऑलरेडी तौर पे, ये 12 केजी है और बी एक अननोन ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता कि उसका मैस कितना है। ठीक है, तो मैं कैसे उसका यानी इस ऑब्जेक्ट यानी बी ऑब्जेक्ट का मैस निकाल सकता हूं, ये चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूं। जरा देखें आप लोग कैसे निकाल सकते हैं हम इसको। हम ये करते हैं कि जो हमारा ए ऑब्जेक्ट है उसको हम कंपेयर करते हैं विद बी। चूंकि ए बहुत हैवी है तो जाहिर सी बात है जो तराजू का वो पलड़ा जिसमें ए है वो नीचे चला जाएगा और बी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो अब क्या होगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये है, देखो हमने अंदाजा लगाया कि बी जो है ऑब्जेक्ट वो छोटा है ना, सो हमने ए ऑब्जेक्ट क्योंकि लार्जर साइज के, सो अब हम क्या करेंगे कि फर्दर हम जो है उस ए वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हर एक ऑब्जेक्ट यानी हर एक पार्ट जो है वो 1 केजी का बन जाए। तो अब देखो कि यहां पर हम देखते हैं कि फिर दोनों के दोनों पलड़े जो हैं वो अब इक्वल हो चुके हैं। सो इट मींस कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो बी ऑब्जेक्ट है इसका मैस कितना था, 1 केजी है। ठीक है, देखो मैंने आपको सिंपली बताया क्या इस वीडियो के थ्रू, इस वक्त तक जो चीज मैंने ब्रीफ की है वो यही है कि एक ए ऑब्जेक्ट था और एक बी ऑब्जेक्ट था। ए ऑब्जेक्ट जो है वो नोन था, उसका मैस हमें पता है, ठीक है, 12 केजी था। बी ऑब्जेक्ट का मैस हमें नहीं पता। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं कि भाई मैं बी और ए के थ्रू जिसका मैस पता है उसके थ्रू मैं बी के मैस को निकालना चाहता हूं। ठीक है, फाइंड करना चाहता हूं। तो कैसे निकाल पाऊंगा कि एक तराजू लूंगा, उसके एक पलड़े में ए रख दूंगा और बी रखूंगा दूसरी तरफ। चूंकि ए भारी है तो ये नीचे हो जाएगा, बी जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब बी जो है चूंकि छोटे साइज का है तो मैंने क्या किया कि ए जो है उसको पहले 6 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है तो 12 को 6 से डिवाइड कर भी तो 2 किलोग्राम का एक हिस्सा बनता है। सो मैंने एक तरफ वो एक पार्ट रखा और दूसरी तरफ बी रख दिया, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि फिर जो मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियल तौर पे ए था उसको मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि हर एक पीस 1 केजी का हो जाए। और देख सकते हैं कि 1 केजी वाला जो पीस है वो एग्जैक्टली इक्वल है बी के। इट मींस के बी का मैस कितना हुआ,
1 kg हो गया। ठीक है, ये मैंने क्यों दिया आपको, मतलब क्यों समझाया कि यानी क्यों जो है मैं इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे मैस का मतलब एटॉमिक मैस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, किसी एक एटम का मैस मैं नहीं जानता, सो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है कोई एक ऐसा एटम जिसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मुझे पता होगी, मैं उसको एज अ स्टैंडर्ड मान लूंगा और इससे कंपेयर करते हुए बाकी एटम्स का मैस निकालूंगा। ठीक है, इससे कंपेयर करते हुए बाकी एटम्स जो हैं उनका मैस में फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, सो वीडियो आगे करते हैं ताकि आपको जो थोड़ी और समझ आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी जो है उसका मैस भी 1 kg है, क्योंकि ये अब इक्वल हो चुका है 1/12 पार्ट ऑफ द ए ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, सो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट बी जो है वो 1/12 पार्ट यानी कि 1 kg है। ठीक है, 1 kg है। ठीक है, तो इस तरीके से ही इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम एटम्स का जो कि हमारे पास अननोन एटम्स का जिनका मैस में नहीं पता उनके मैसेज को भी हम इस तरीके से फाइंड करते हैं और इसके लिए हम कार्बन 12 लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे। ठीक है, कार्बन 12 लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे और इसके थ्रू हम बाकी तमाम के तमाम एटम्स जो हैं इनका मैस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड मानते हुए बाकी एटम्स जो हैं उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो निकालते हैं। ये जो आइसोटोप की टर्म या मेंशन की जो है थोड़ा बहुत आगे जाके समझाऊंगा। अब देखो क्या किया हमने, कार्बन 12 की बात करते हैं तो जो इसके सोर्सेज हैं वो कार्बन का जो आपका सिक्का है ना, ठीक है, सिंपल पेंसिल का, ये भी कार्बन है, जो डायमंड है वो भी कार्बन है। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम जो है बाकी एटम्स जो हैं इनका मैस कैलकुलेट करते हैं और कार्बन 12 का हम 1/12 पार्ट लेते हैं, उसका एक हिस्सा लेके इसको हम कंपेयर करते हैं बाकी तमाम के तमाम एटम के मैसेज के साथ। हम देखते हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है कार्बन 1/12 यानी कि एक कार्बन का जो हिस्सा है इसके कंपेरेटिवली कितना हैवियर है और कितना लाइटर है। ठीक है, सो इस तरीके से हम जो है किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट का मैस निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो 1 एटॉमिक मैस यूनिट इसको हम कहते हैं, यानी कार्बन जो 12 हमारे पास है ना, कार्बन 12 है, इसको अगर हम एक इसका हिस्सा ले लें तो ये 1 एटॉमिक यूनिट एटॉमिक मैस यूनिट कहलाता है और इसके कंपैरिजन के थ्रू बाकी, अब देखें यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो है शो की भी है कि बाकी तमाम के तमाम एटम के एटॉमिक मैसेज का जो है को हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक है भाई, और देखो जब भी हम एक मैस की बात करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई सूटेबल हम जो है वो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो केजी का हम इस्तेमाल करते हैं मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो मैं अगर अपना मैस जो है कहीं लिखूंगा सो मैं केजी में मेंशन करूंगा अपने मैस, तो एटम के मैस को भी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि एटम का मैस बहुत थोड़ा है सो इसके लिए हम एटॉमिक मैस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्मॉलर यूनिट है किसी एक एटम के मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं आपके तमाम क्वेश्चन लूंगा, सिर्फ मैं आपको चाहता हूं कि वीडियो आप लोग देख लें और उसके बाद फिर मैं तमाम के तमाम आपकी क्वेश्चन लूंगा। सो वीडियो जो है इसमें खत्म हो चुकी है। आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, ठीक है, उस हवाले से आपको थोड़ा बहुत समझ आया है कि नहीं आया। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है। बेसिक तौर पे हम एक एटम की बात कर रहे हैं जो कि बहुत छोटा पार्टिकल है। इस छोटे से पार्टिकल के एग्जैक्ट मैस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं रखूं इस एटम को और वो हमें मैस के मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। सो हम करते क्या है कि फिर हम एक एटम जिसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है उसको एज ए स्टैंडर्ड मान लेते हैं और इसके साथ बाकी एटम को रिलेट करते हुए, बाकी एटम्स को इसके साथ कंपेयर करते हुए बाकी एटम्स का मैस हम जो है इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, सो इस तरह से निकलने वाला जो मैस होता है इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैस का नाम देते हैं। क्वेश्चन मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछें जल्दी से, शाबाश। ये तो फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। ये क्या कह रही हैं सर, क्या AMU इक्वल होता है मैस नंबर के? जवेरिया बिल्कुल एग्जैक्टली 1 AMU जो है वो केजी में कितने इक्वल होता है मैंने स्लाइड पे शो किया हुआ है, लेकिन AMU का हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक मैस को जो है वो शो करने के लिए। तो जल्दी से जो है हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मैस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि कार्बन जो है वो हमारे पास नॉन एटम था जिसको हम
हम एज स्टैंडर्ड मान रहे हैं, और इसका अगर हम जो है इसको अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें, कार्बन को अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो कार्बन के एक हिस्से को हम बाकी एटम के साथ जो है कंपेयर करेंगे। ठीक है, बाकी एटम्स को हम कार्बन के एक हिस्से के साथ कंपेयर करेंगे, और इसके कंपैरिजन के थ्रू हम देखेंगे कि कोई दूसरा एटम उस एक हिस्से से कितना हैवियर है या कितना लाइटर है, उसकी बेस पर हम उस एटम का मैस निकाल लेंगे। ठीक है, सो हम यही बात कर रहे हैं, हाउ वी कैलकुलेट मैस ऑफ ऑक्सीजन। कोमल कह रही है, कौन कौन कह रही है? कोमल कह रही है। ठीक है भाई, तो यही बात मैं आपसे कह रहा था कि हम करते क्या है, जैसे मैंने आपको वो दिखाया भी उस वीडियो के थ्रू, कि जैसे हम किसी एक चीज को, किसी चीज का मैस निकालने के लिए हम तराजू के एक हिस्से के अंदर उसको रख लेते हैं और दूसरे के अंदर हम एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं, उसको कंपेयर करते हुए हम मैस निकाल लेते हैं। यही बात हम यहां पर कर रहे हैं कि हमारे पास एक एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे हमने कार्बन लिया हुआ है, और कार्बन को अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसके एक हिस्से को बाकी एटम्स से कंपेयर करेंगे। दूसरा एटम उस एक हिस्से से कितना हैवियर है या कितना लाइटर है, ये बेसिक तौर पे इस तरीके से हम जो है उस अननोन एटम का मैस निकालते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16। क्या है? एटॉमिक मैस 16 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स हैवियर है एज कंपेयर टू 1 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन के एक हिस्से के निस्बत ऑक्सीजन 16 टाइम हैवियर है। सो इसे हम जो है कार्बन का ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कहते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। सर मैस ऑफ न्यूट्रॉन समझ नहीं आई। बेसिक तौर पे देखो, इस स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है अभी, कि मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एग्जैक्टली तौर पे कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यूज। को इसमें कोई कॉन्सेप्ट छिपा छुपा नहीं है कि कैसे हम इसको निकाल रहे हैं। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, थ्रू इंस्ट्रूमेंट हमने इनको निकाला हुआ है, मेजर किया हुआ है, क्योंकि बहुत छोटे, देखो ना, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो एटम बहुत छोटा, उससे छोटे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ये वैल्यूज जो है प्रोवाइडेड हमारे पास है, कैलकुलेटेड वन है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ इस स्लाइड के थ्रू बताया हुआ है कि 1 AMU कितने केजी के इक्वल होते हैं, ग्राम के इक्वल होता है। और अगर हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मैस इन AMU दिया जाए तो हम किस तरीके से उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर जरूरी है कि सर जरूरी है कि कार्बन को ही जो है यूज करें। मुकद्दस मैं आपको बताऊं कि बेसिक के तौर पे, हाँ, मेरे क्रू मेंबर कह रहे हैं बस कर दें सर, बस करें, तो मैं करता हूं बस, लेकिन मुझे सिर्फ 1 मिनट और मजीद दिया जाए। ठीक है, मैं यही बात आपसे कहता कि जरूरी तो नहीं है कि भाई हम कार्बन को इस्तेमाल करें, वो सब ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिक तौर पे देखो, कार्बन हमारे पास वेल नोन एलिमेंट था उस वक्त, जो है कार्बन वेल नोन एलिमेंट था, उससे मुतल्लिक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज अननोन हो, यानी बहुत सी चीजें अननोन हो, लेकिन उसमें एक चीज ऐसी हो जिसके मुतालिक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें पता हो, तो हम उसको एज अ रेफरेंस यूज करते हैं बाकी तमाम चीजों के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। सो कार्बन उस वक्त थोड़ा बहुत नॉन था, इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड लिया और बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनका मैसेज निकाल दिया। सर व्हाई वी यूज कार्बन, ये बात हो चुकी है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एक वीडियो दिखा दूं ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री के हवाले से देख सको और नॉलेज गेन कर सको। उसके बाद फिर हम जो है अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। सो आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग सुकून के साथ ये वीडियो देख लें। आपके क्वेश्चंस मैं लूंगा, अगर अभी आपको जो है क्लियर नहीं हुए क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम भागे नहीं जा रहे। आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। सो इस वक्त आप लोग वीडियो देखें, आप लोग इस वक्त जो है वीडियो देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूं, लेकिन फिर बात वहां आप इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो के अंदर लिखे हुए जो वर्ड्स हैं फोकस करें। सो आपको यहां फिर इंपॉर्टेंस दिखेगी कि केमिस्ट्री हमारी जिंदगी के लिए क्या कुछ कर रही है और कैसे लाइफ के ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं। सर मेरे में अपलोड कर दिया जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है।
सो इस वक्त वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपसे जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे क्रू मेंबर मुझे कह रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर भी होना है, सो इसलिए आप काइंडली इस क्लास को स्विच ऑफ करें ताकि नेक्स्ट जो है वो लेक्चर स्टार्ट हो सके। लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। रिलेटिव एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एक्सप्लेन, ठीक है, एंड एक्सप्लेन। तो इसमें आप एक्सप्लेन भी करेंगे और रिलेटिव एटॉमिक मास भी आ जाएगा। और कार्बन के वजह से फिर पूछा जा रहा है कि क्यों कार्बन लेते हैं, कार्बन 12 इसलिए लेते हैं क्योंकि कार्बन 12 वेल नोन है, ठीक है। कार्बन जो है वो हम कह सकते हैं कि उस वक्त नोन एलिमेंट था, सो इसको एज अ स्टैंडर्ड जो है हमने इस्तेमाल किया था। क्लोज। सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना है, दुआओं में जरूर याद रखना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।